नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द जनरल सर्जरी, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम जल्दी से कवर करेंगे। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन वन लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 है प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। तो ये जो आगे पहले सारा कुछ लिखा हुआ है ना, इसमें जस्ट उन्होंने बताया हुआ कि प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, ताकि ऑपरेशन करने से जो है पेशेंट की बुरी हालत ना हो जाए। तो कोमॉर्बिडिटीज़ को हमने देखना होता है, हमने सारा उसकी कंडीशन को ऑपरेशन करने से पहले ऑप्टिमाइज़ करना होता है, ताकि वो अच्छी सी उसकी सर्जरी हो सके, उसके दरमियान में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और वो अच्छे से अपने घर वापस जा सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से प्री ऑपरेटिव जो वैल्यूएशन और मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गोल्स हमारे क्या हैं कि हमने अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, असेसमेंट करनी है, पेशेंट की पूरी हेल्थ स्टेटस का देखना है कि वो ठीक है, सर्जरी करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, उसकी कोई हालत ठीक है ना सर्जरी करवाने के लिए, पूरी है ना, सारी कंडीशंस को हमने प्रॉब्लम्स को रूल आउट करना है, उसके रिस्क को हमने डिटर्मिन करना है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर उसके लिए अच्छा सा पेरी ऑपरेटिव केयर प्लान बनाना है, उसके बाद उसकी एजुकेशन करनी है, पेशेंट को सर्जरी का बताना है, आपकी ऐसे सर्जरी करेंगे, आपको ये एनेस्थीसिया देंगे, आपको मसले की बात नहीं है, आपकी जब भी सर्जरी होगी उसके बाद हम आपकी जो पेन होगी उसको अच्छे से केयर करेंगे, उसकी मैनेजमेंट करेंगे, उसकी पेशेंट की एंजाइटी ठीक करनी है और फिर उसकी कॉस्ट का ख्याल रखना है, उसको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उसकी इतनी अच्छी हेल्थ हो कि वो थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल स्टे करे और फिर रिक्वायर्ड डेज़ में वो रहे और फिर वापस जाए। फिर हम उसकी सेटिस्फैक्शन हमने पेशेंट की कंप्लीट करनी है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में इंपॉर्टेंट होते हैं? 4 पॉइंट्स हैं: हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रॉब्लम्स टू बी रूल्ड आउट एंड ट्रीटेड। ठीक है, तो टेकिंग डिटेल्ड हिस्ट्री, clinical examination, routine and targeted oriented examination investigations, or if any abnormality is found, तो it should be treated at optimal level. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ व्हाट? प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री। ऑपरेशन करने से पहले हिस्ट्री लेंगे और आपको पता है हिस्ट्री आप लेते होते हैं वार्ड्स पे, कौन कौन सी हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हो, एज, सारी हिस्ट्री जो होती है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, करंट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री कि वो कि वहीं अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता था, इलीगल ड्रग्स तो नहीं यूज़ करता था। सारा सिस्टमिक सर्वे हमने ले लेना होता है। की पॉइंट्स क्या हैं? हमने हर सिस्टम की हिस्ट्री लेनी है और आपको पता है सीवीएस की हिस्ट्री कैसे लेंगे? पहले को आपको दिल का कोई मसला हुआ हो, रीसेंट हार्ट अटैक की हिस्ट्री 6 वीक्स, लेस दैन 6 वीक्स की, और एरिथमियाज़ की, हाइपरटेंशन, बीपी आपका तो नहीं ज़्यादा रहता। उसके बाद आप चलते हो तो आपको आपकी सांस तो नहीं फूलती, कितना चलते हो तो सांस फूलती है, हार्ट फेलियर की तरफ चले जाएंगे उसकी तरफ। तो मतलब वो रिलेटेड हिस्ट्री हर जो है, आपको कोई सांस का मसला होता हो, पहले से कोई दमा का कोई मसला होता हो, रेस्पिरेटरी सीओपीडी एस्थमा, जीआईटी में हिस्ट्री ले लेंगे। आपका कोई पहले मैदे का मसला होता हो, कोई जिगर का मसला हो, हेपेटाइटिस, पेप्टिक अल्सर, गर्ड, क्रोनिक लिवर डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, फिर उसकी आपने ले लेनी है। आपको कोई पहले साइकेट्रिक इलनेस होती हो, कोई आपने एंटी डिप्रेसेंट जिसके लिए लिए हो, और एपिलेप्सी में मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ते, स्ट्रोक की हिस्ट्री ले लेंगे, रीनल हिस्ट्री ले लेंगे, पहले आपको कोई गुर्दे का मसला होता हुआ हो, एंडोक्राइन की हिस्ट्री ले लेंगे, डायबिटीज़, यूटीआईज़ की हिस्ट्री ले लेंगे, पहले कोई आपको इन्फेक्शन, यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेन तो नहीं होती यूरिन करते हुए, यूरिनरी सिस्टम हो गया, डायबिटीज़ की हिस्ट्री ले लिया आपने, और थायरोटॉक्सिकोसिस का पूछ लिया, प्रीवियस सर्जरी, एनेस्थीसिया, मैलिग्नेंसी, मेडिकेशंस आपने कोई ली हो, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ड्रग हिस्ट्री, ठीक हो गया, एलर्जी वगैरह, ये सारी हमने हिस्ट्री ले ली। उसके बाद हमने क्या किया? पेशेंट की एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन में क्या है? पेशेंट की फुल एग्जामिनेशन, फुल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, उसकी एयरवे की एग्जामिनेशन करनी है, लंग्स की एग्जामिनेशन करनी है, हार्ट की एग्जामिनेशन करनी है, वाइटल साइंस देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एयरवे मैनेजमेंट, एयरवे एग्जामिनेशन। तो सैमसून एंड यंग मॉडिफाइड मलामटी टेस्ट था, उसने क्या किया था कि उसके सामने पेशेंट था, उसका माउथ ओपन है और टंग प्रोट्यूड आउट कर रही है और वो कुछ भी बोल नहीं रहा। फिर हमने उसका माउथ देखना है, ये देखिए माउथ देखा जा रहा है। पहले मैंने क्या है आपको माउथ देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पहला वाला जो 1 वाला है, ग्रेड 1, उसमें आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। देखें, सॉफ्ट पैलेट भी नज़र आ रहा है पीछे, वो जो यूवला नज़र आ रहा है आपको, फॉसेस, यूवला, पिलर्स सब कुछ नज़र आ रहा है। दिस इज़ द यूवला, ये आपको नज़र आ रहा है, पिलर्स नज़र आ रहे हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ ग्रेड 1। ग्रेड 2 में क्या है कि सॉफ्ट पैलेट और कुछ पार्ट्स जो हैं यूवला के नज़र आ रहे हैं, पिलर्स नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेड 3 है उसमें देखें, आपको यूवला नज़र आ रहा है? नहीं, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो नज़र आ रहा है, सॉफ्ट पैलेट थोड़ा सा नज़र आ रहा है, यूवला भी नहीं नज़र आ रहा आपको, पिलर्स भी नहीं नज़र आ रहे। और ग्रेड 4 में देखें, सिर्फ हार्ड पैलेट ही नज़र आ रहा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा।
सो ग्रेड 1 में क्या है, सब कुछ नज़र आ रहा है, सॉफ्ट पैलेट, फॉसेस, यूवला पिलर्स। ग्रेड 2 में थोड़ा सा यूवला नज़र आ रहा है, ग्रेड 3 में सॉफ्ट पैलेट नज़र आ रहा है और ग्रेड 4 में सिर्फ हार्ड पैलेट नज़र आ रहा है। सो जितना ज़्यादा ग्रेड होगा इसका मतलब उतना प्रॉब्लम होगा एयरवे में सिक्योर करने में, मतलब हमने अंदर डालनी है ईटीटी, ठीक है, और उसका ये सब कुछ मतलब माउथ खोलने से इतना नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब कि हमें उतनी प्रॉब्लम होगी एयरवे मैनेजमेंट में। इससे हमें ये पता चलता है। इसके अलावा कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इस पर्सन के अंदर हम ईटीटी डालेंगे तो ये मसला क्रिएट कर सकती है। लॉन्ग अपर इंसाइजर्स, प्रोमिनेंट ओवरबाइट। इसके अलावा पेशेंट जो है कैन नॉट प्रोट्रूड द मैंडिबल इंसाइजर्स एंड टियर टू मैक्सिलरी इंसाइजर्स। इंटर इंसाइजर डिस्टेंस इज लेस दैन 3 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट नहीं है, यूवला इज़ नॉट विजिबल। शेप ऑफ द पैलेट जो है वो आर्च्ड है या बहुत ज़्यादा नैरो है। मैंडिबुलर स्पेस इज़ नॉन कंप्लाइंट। नेक इज़ शॉर्ट और थिक। तो ये पेशेंट ना हम देखने से पता चल जाता है कि इसके अंदर ईटीटी जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये हमारी एग्जामिनेशन हो गई, फिजिकल एग्जामिनेशन, एयरवे एग्जामिनेशन। फिर इन्वेस्टिगेशंस आती हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट की लैब टेस्ट करवाते हैं कुछ, ताकि हमने ऑपरेशन करवाना है तो उसके दौरान जो है ना वो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई मसला है तो हमें सामने से नज़र आ जाए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हम करवाते हैं जो कॉमन होते हैं, सीबीसी, यूरिया क्रेटेनिन, हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन, एंटी एसीवी बिफोर सर्जरी विदाउट एनी इंडिकेशन। ये तो आपने करवाने ही करवाने हैं। तो सबसे पहला क्या है, सीबीसी। सीबीसी जो है आप सारे मेजर ऑपरेशंस के लिए करवाओगे। वो लोग जिन अनीमिया है, जिनको ब्लड लॉस चल रहा है, उनको ज़रूर सीबीसी करवाओगे। वो लोग जो क्रॉनिक डिजीज़ या मैलिग्नेंसी है जिनको, उनकी सीबीसी करवाओगे ल्यूकोसाइट्स वगैरह देखने के लिए। वो लोग जो सिकल सेल ट्रेट के हैं उनको, वैसे सीबीसी हर ऑपरेशन के लिए करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स और क्रेटिनिन हम किन लोगों के लिए करवाते हैं, सारी मेजर सर्जरीज़ के लिए। पेशेंट जो कि 60 ईयर्स से ज़्यादा उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं कि ठीक है, दिल का मसला है या गुर्दे का मसला है या पहले से एंडोक्राइन डिजीज़ है, उनके अंदर आपने ज़रूर इलेक्ट्रोलाइट्स और क्रेटिनिन करवाने हैं। और पेशेंट जो कि डायरेटिक्स ले रहे हैं, डाइजॉक्सिन, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी ले रहे हैं, उनके अंदर भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेने हैं। उसके बाद जो है इकोकार्डियोग्राफी है, ये हमने उन पेशेंट्स में करवानी है जो एज ज़्यादा के हैं, 60 ईयर से ज़्यादा के, उनकी आपने क्या करवानी है, सर्जरी करनी है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, सर्जरी करने से पहले आप उसकी ईसीजी करवा लेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करवा लेंगे। या ऑब्वियसली कार्डियोवास्कुलर, रीनल और रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी डायबिटीज़ है उनकी भी आप इको करवा लेंगे। क्लॉटिंग स्क्रीन आप किन लोगों की करवाएंगे, जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, लिवर डिजीज़ है, एक्लेम्सिया की पेशेंट है, ये पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है, तो उन सब की आपने क्लॉटिंग स्क्रीन ज़रूर करवानी है, ठीक है। उसके बाद है चेस्ट एक्सरे, आपने किन लोगों का करवाना है, चेस्ट एक्सरे किन लोगों का करवाएंगे आप लोग, जिनकी कार्डिक हिस्ट्री या रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स हैं, सीओपीडी के मरीज़ हैं, या पल्मोनरी कैंसर या मेटास्टेसिस है। प्रेगनेंसी टेस्ट किसका करवाएंगे, वो वुमेन जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज है, उन सब की प्रेगनेंसी टेस्ट आपने करवाना है। ब्लड ग्लूकोज और HbA1c किनका करवाना है, डायबिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट किसका करवाएंगे हम, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट हैं, आपने जिस टेस्ट के नाम याद रखने हैं, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रेटिनिन, इकोकार्डियोग्राफी, क्लॉटिंग स्क्रीन, चेस्ट एक्सरे, प्रेगनेंसी टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज, HbA1c एंड लिवर फंक्शन टेस्ट। ये आपको पहले भी आते हैं कि आपने ये करवाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एडवांस टेस्ट भी करवा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ये पेशेंट को ज़रूरी है कि नहीं। जैसे अगर आपको इकोकार्डियोग्राफी में कोई मसला नज़र आ जाता है तो आप क्या करवाओगे, कोरोनरी एंजियोग्राम करवा लोगे, कार्डियक परफ्यूजन स्कैन करवा दोगे। अगर आपको चेस्ट एक्सरे में कोई मसला नज़र आ रहा है तो आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ABGs करवा लोगे, और CT स्कैन ब्रेन अब एडिशनल करवा सकते हो। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के ऊपर ये हमारे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेटस, उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि क्लास 1 में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, साइकेट्रिक कोई मसला नहीं है। क्लास 2 में माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टमिक डिस्टर्बेंस है, और फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़ जो कि सिर्फ स्लाइटली लिमिट कर रही है फिज़िकल एक्टिविटी को, डायबिटीज़, एनीमिया है, ये सारा कुछ ये जो है ना माइल्ड टू मॉडरेट चीज़ों में आता है। तो इस केस में जो है ना इतना मसले की बात नहीं है। ग्रेड 3 के क्या है, स्वीयर हो गया, स्वीयर सिस्टमिक डिस्टर्बेंस है, और इसमें हार्ट डिजीज़ बढ़ जाएगी, वो सब कुछ बढ़ जाएगा। स्टेज 4 में, क्लास 4 में क्या होगा, स्वीयर सिस्टमिक डिस्टर्बेंस जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। अब लाइफ थ्रेटनिंग मसला है विद और विदाउट सर्जरी, जिसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर है और एंजाइना है और
ये मसले हैं। तो इनकी एग्ज़ाम्पल्स आ जाती हैं कि अनकंट्रोल्ड हैमरेज है, ठीक है। क्लास 5 में मॉरिबंड पेशेंट है और क्लास 6 में जो है ना ब्रेन डेड पेशेंट है। तो ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें बताया हुआ है कि वो बढ़ता जा रहा है डिसीज़ का मसला। स्पेसिफिक प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स इन मैनेजमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं सीवीएस की, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको हमने रूल आउट करना होता है। रिस्क फैक्टर्स जो पेशेंट के हैं सीवीएस के, उन सबको रूल आउट करना होता है। अच्छा ये पेशेंट है, इसके ये रिस्क फैक्टर्स हैं। आपको पता है कि सीवीएस डिजीज़ के मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उन सबको आपने देखना होता है। फिर आपने जो है वो उनको देखना होता है, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि मेजर क्लिनिकल प्रेडिक्टर्स क्या हैं। अनस्टेबल कोरोनरी डिजीज़, इनको आपने देखना होता है। हार्ट अटैक लेस दैन 6 वीक्स, अनस्टेबल और स्फीयर एंजाइना, डीकम्पेंसेटेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर, स्फीयर रिदमियास, स्फीयर वाल्वुलर डिजीज़ और कापजी हुआ है उसका या पीटीसी हुआ है लेस दैन 6 वीक्स, ठीक है। इंटरमीडिएट में क्या है, प्रीवियस माइकोकार्डियल लेकिन 6 वीक्स से ज़्यादा की हिस्ट्री है। पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स हैं, माइल्ड एंजाइना है, साइलेंट इस्कीमिया, कंपनसेटेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर, पोस्ट कापजी जो है वो 6 वीक्स से ज़्यादा हो गया है, और डायबिटीज़ और रीनल इंसफिशेंसी। उसके बाद जो है माइनर क्लिनिकल प्रेडिक्टर्स क्या हैं। फेमिलियल हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एज ग्रेटर दैन 70, ईसीजी एबनॉर्मलिटीज़, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, अनकंट्रोल्ड सिस्टमिक हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, स्मोकिंग, पोस्ट इन्फाक्शन, पोस्ट कब्जी, पीटीसी है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिनको पहले से मायोकार्डियल इन्फाक्शन है उनके अंदर पेरिऑपरेटिव एमआई जो है वो उसका रिस्क जो है क्या होगा, इट डिक्रीजेज विद टाइम। इसके अलावा एंजाइना है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, पेस मेकर्स हैं, एनीमिया, रेस्पिरेटरी डिजीज़, एस्थमा, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, इन्फेक्शंस, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोफिलिया, एंटीकोगुलेशन थेरेपी, हीमोफिलिया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये सारे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में डायबिटीज़ आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इसमें वो आपको ये बताते हैं कि अगर उसकी जितना देर हो गया ना मायोकार्डियल इन्फाक्शन को हुए हुए, हार्ट अटैक जितनी देर पहले हुआ था ना उतना रिस्क कम है। देखें अभी 6 मंथ से ज़्यादा पहले 6 मंथ से हो गए हैं, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा टाइम है, मतलब उसका ना हार्ट अटैक, आपके पास एक पेशेंट आ गया ऑपरेशन करवाने के लिए और वो बताता है मुझे 1 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, तो उसका रिस्क जो है 5% है। एक बताता है कि मेरा जो है मुझे हार्ट अटैक जो है वो 4 महीने पहले हुआ था, उसका रिस्क जो है वो 10 to 20% है। लेकिन एक पर्सन कहता है मुझे अभी रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है, मुझे अभी 2 महीने हुए हैं हार्ट, तो उसका रिस्क जो है वो ज़्यादा है पोस्ट ऑपरेटिव एमआई होने में, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब कि रिस्क बढ़ता जाएगा उतना कि जितना हार्ट अटैक की ड्यूरेशन जल्दी करीब करीब है सर्जरी के, ठीक है। ये वैसे भी समझ आती है इस चीज़ की। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है तो आपने क्या करनी है, उसकी हार्ट अटैक की हिस्ट्री लेके तो आपने उसकी एंजियोप्लास्टी करनी है स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी से, फिर आप उसकी सर्जरी कर सकते हैं। उसके रिस्क फैक्टर्स को आपने रूल आउट करके उनको पहले एड्रेस करना है और फिर आप जो है वो इलेक्टिव सर्जरी जो है प्लान करके आप जो है उसकी सर्जरी कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि एक हार्ट अटैक का पेशेंट है तो आपने कहना नहीं आपका एक हार्ट अटैक हुआ था, आपने कभी भी ज़िंदगी में सर्जरी नहीं करवानी। यू हैव टू जस्ट ऑप्टिमाइज़ द पेशेंट एट दिस स्टेज।